नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से झटका लगा है। सूरत कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने को लेकर राहुल गांधी की याचिका खारिज हो गई है। सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसकी वजह से उनकी संसद की सदस्यता चली गई थी। सूरत की कोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ राहुल गांधी ने गुजरात हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसकी आज सुनवाई हुई और ये याचिका खारिज हो गई। 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी जनसभा के दौरान दिए गए राहुल गांधी के एक कथित विवादित बयान से ये मामला शुरू हुआ। इस बयान पर गुजरात के बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था। तो आइए अब समझ लेते हैं कि आखिर गुजरात हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर आज क्या कहा है। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि निचली अदालत का आदेश बिल्कुल उचित है और कानूनी है। दोष सिद्धि पर रोक लगाने का कोई उचित आधार नहीं है। दोष सिद्धि पर रोक न लगाने से उनके साथ अन्याय नहीं होगा। आवेदक के खिलाफ लगभग 10 आपराधिक मामले लंबित है। इस केस के बाद भी उनके खिलाफ एक और शिकायत दर्ज है। शिकायत वीर सावरकर के पोते ने दर्ज कराई है। दोष सिद्धि पर रोक कोई नियम नहीं है, बल्कि ये एक अपवाद है। रोक का सहारा दुर्लभ मामलों में लिया जाना चाहिए। में हमारे दोनों पक्षकारों के वकीलों की दलील एविडेंस के आधार पर 2 साल की सजा श्रीमान राहुल गांधी जी को हुई। उस फैसले से नाराज होकर नामदार गुजरात हाईकोर्ट में श्रीमान राहुल गांधी ने फिर से मुकदमा कन्विक्शन स्टे के लिए आए थे और आज दोनों पक्षकारों की दलील हुई है। बाद में आज का जो फैसला दिया गया है, तो उस फैसले को हम नामदार हाईकोर्ट के फैसले को स्वीकार करते हैं। मैं समझता हूं निराशाजनक जरूर है, लेकिन अप्रत्याशित नहीं है, अनएक्सपेक्टेड नहीं है। ये जितने और केसेस की बात होती है, उसका स्रोत, उन सबका स्रोत एक ही है। उन सबके स्रोत याचककर्ता, शिकायतकर्ता या तो बीजेपी के कर्ता धर्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, ऑफिस बेरर्स हैं, और बड़ा स्पष्ट है कि ये करवाया गया है, एक बनावटी ऑर्केस्ट्रेटेड प्रयत्न है हर उस केस में। तो जब सब जगह ऐसे केसेस हैं, तो द्वेष का सवाल कहां से आता है? द्वेष तो उल्टा याचककर्ता और शिकायतकर्ता से निकलता है, न कि अभियुक्त से। राहुल गांधी में तो मैं तो एक ही अहंकार का भाव देखता हूं कि मैं एक खानदान में पैदा हुआ है और उसी की कमाई उनको मिलती भी है। ठीक है भाई, मैं कई बार इस मंच से कह चुका हूं कि राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते हैं। हम नहीं करते हैं, चले जाते हैं जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग के पास, उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। बाकी तो मैंने सब उनके गिनाया ही। तो आज का निर्णय गुजरात हाईकोर्ट का स्वागत योग्य है और अदालत के इस फैसले के राजनीतिक मायने भी हैं, और इसी को समझने के लिए मेरे साथ यहां स्टूडियो में मौजूद हैं संजय सिंह, वरिष्ठ पत्रकार। संजय, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। अब अदालत जाकर, अब सुप्रीम कोर्ट जाकर राहुल गांधी आगे की राहत की मांग करने वाले हैं, लेकिन तब तक उनकी पॉलिटिक्स को लेकर या कांग्रेस की पॉलिटिक्स को लेकर ये पूरा मामला कैसे पैन आउट होने वाला है? देखिए, सिक्का इसमें 2-3 पहलू हैं। एक तो ये तीसरा कोर्ट है, मतलब निचला कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट ने जो कहा है वो काफ़ी स्ट्रांग उन्होंने अपने ऑर्डर में कहा है। तो ये राहत तो है नहीं। सुप्रीम कोर्ट में कब मसला आएगा, नहीं आएगा। आज ये स्थिति है कि राहुल गांधी एज ऑन डेट 2024 का ही नहीं, 2029 का भी चुनाव नहीं लड़ सकते। तो अगर कांग्रेस के जो सर्वप्रथम नेता हैं, वो पार्टी अध्यक्ष आज नहीं है, लेकिन पार्टी के नेता तो वही हैं, राहुल गांधी हैं, पार्टी उनके नाम पे चलती है। तो वो अगर प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट या चुनाव भी नहीं लड़ पाए राहुल गांधी, तो ये कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल स्थिति होगी। दूसरी चीज ये है कि जिस समय आप ये कहते हैं, जैसे मैंने कांग्रेस के कई नेताओं को पहले बार भी सुना था, आज भी अभिषेक मनु सिंघवी बहुत विद्वान वकील हैं, वो कह रहे थे ये अप्रत्याशित नहीं है ऐसा, और तमाम उन्होंने उसके कारण बताए। तो आप मान के चलते हैं कि ये फैसला जो आया ये एक्सपेक्टेड था,
तो क्या सुप्रीम कोर्ट का भी जो आएगा वो इसी लाइंस पे आएगा? क्या एक्सपेक्टेड होगा या अदरवाइज होगा? मैं नहीं जानता कि सुप्रीम कोर्ट में जब इस पे दलीलें होंगी तो क्या होगा। लेकिन जब आप ये कहते हैं और उसका ब्लेम एक कांग्रेस बीजेपी के ऊपर आप डालते हैं, तो देश में बहुत सारे लोग हैं जो इसको, मतलब ये जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू हुआ है, उसके बाद उस कानून के तहत हुआ है जिसका ऑर्डिनेंस आपको याद होगा राहुल गांधी नहीं पा रहा था। तो जब एक जुडिशियल प्रोसेस के तहत कोई चीज होती है और पूरा का पूरा ब्लेम आप कहते हैं कि बीजेपी का है, तो एक तरह का इंसिनुएशन है कि कोर्ट भी किस तरह से काम करती है, क्योंकि इस बारे में हमारे यहाँ और बाहर भी कई संस्थानों ने जुडिशरी पे भी कमेंट करना शुरू किया है। एक तरफ आप कहते हैं जुडिशरी में फुल फेथ है, दूसरा पॉलिटिक्स की बात। देखिए, कांग्रेस के या समर्थक पर बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि इससे राहुल गांधी को एक सिंपैथी मिलेगी। मैं नहीं जानता कि सिंपैथी मिलेगी, क्योंकि वो अभी उसका टेस्ट आया नहीं है। कर्नाटक के चुनाव कांग्रेस ने कई कारणों से जीते, उसमें सिंपैथी फैक्टर का कोई कारण था ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस भी सिंपैथी फैक्टर की बात लेकर के नहीं आ रही, वो और फैक्टर्स की बात कह रहे हैं। लेकिन सिंपैथी फैक्टर तब होता है जब ऐसा लगता है कि कोई नेता बहुत संघर्ष कर रहा है और अपनी पार्टी को आगे लेकर के जा रहा है, और जो सत्ता पक्ष है वो उसको मतलब दबाने के लिए कुछ ऐसा कर रहा है, तो वहां पे ऐसी सिचुएशन होती है। या कोर्ट के बारे में इमरजेंसी पीरियड में, अगर हम इसके राजनीतिक मायने अभी समझें, तो जो स्टॉक्स हाई थे भारत जोड़ो यात्रा और कर्नाटक चुनाव के नतीजों के बाद, उसका असर आपको आने वाले दिनों में नहीं दिखने वाला? मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए, अगर उस हाइटस को आप लेंगे तो विपक्षी एकता वाली चीज से फिर वो जुड़ती है कि जहां जाकर के वहां अनफॉर्चुनेटली जो सिचुएशन हो रहा है, पता नहीं अभी आपका टाइम परमिट नहीं करेगा, वो विखंडन की तरफ इस समय है। चाहे महाराष्ट्र का डेवलपमेंट देख लीजिए, चाहे आप बंगाल का डेवलपमेंट देख लीजिए, या बिहार में हो रहा है, या कहाँ अगली बैठक होगी वो पता नहीं। तो मैं ये कह रहा हूं, जो मुखिया है जिससे ये चुनाव लीड करना चाहिए, क्योंकि आप सबसे बड़ी पार्टी हैं, कोई भी बीजेपी के अगेंस्ट कोई भी पोल जो पार्टी होगी, जो उस पोजीशन में होगी, जो दूसरे को चुंबकीय जो आकर्षण है उससे खींचेगी ना अपनी तरफ, तभी ना अलायंसेस बनते हैं, पोलर अलायंसेस। एक अलायंस बीजेपी लीड कर रहा है, दूसरी अलायंस कांग्रेस लीड कर रही है। और कांग्रेस का मुखिया जो होगा, या तो मान लीजिए ऐसी स्थिति हुई कि जैसे जयप्रकाश नारायण का था, तो जयप्रकाश नारायण शुरू से नहीं एक्टिव, मतलब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में थे, और एक ऐसा समय आया जब उन्होंने मोबिलाइज किया और स्वयं वो दूर रहे। क्या राहुल गांधी वो पोजीशन लेकर के जाएंगे? वैसा संभव नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि चाहे आप जो भी कहें, नुकसान तो है कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि ये प्रक्रिया में उन्होंने निचली अदालतों में ये ठीक से नहीं लड़ा अपने केस को, न उनके कोई इतने बड़े लीगल ल्यूमिनरी हैं, न लोग वहां पे गए। अगर आप पहले से मान लेंगे कि सिंपैथी मिलेगी तो कोर्ट केस हम नहीं लड़ेंगे, मत भूलिए कि कोर्ट केस को बहुत सीरियसली किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को लेना चाहिए। उमा भारती की चीफ मिनिस्टर की पोस्ट गई थी, एक एफआईआर लॉन्च हुआ था, वो भी कि तिरंगा फहराने के लिए ईदगाह मैदान में, कि जिसके लिए वो गई थी, और कब का एफआईआर था, उसके कारण उनके मुख्यमंत्री की वो पोजीशन चली गई थी। तो इसलिए कभी भी किसी भी तरह के कोई केसेस आए तो पता नहीं कौन सा वो था, उनकी सोच में थी, मैं नहीं जानता, क्योंकि अन्य भी केसेस वो हैं जो इसके बाद आएंगे। पर आपको ये भी लगता है, एक पक्ष ये भी कह रहा है कि बहुत जल्दी है ये कहना कि जो आप कह रहे हैं कि जो विक्टिम कार्ड कांग्रेस खेल सकती है या राहुल गांधी खेल सकते हैं आने वाले चुनावों में, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो या 2024 का चुनाव, वो उसमें प्ले आउट नहीं करेगा, या हम क्या जल्दबाजी है अगर आप ये कह रहे हैं तो? देखिए, दोनों ही कार्ड एक साथ, हीरो कार्ड कि मैं ही हूं जो लड़ रहा हूं, डरो मत या बाकी चीज है, और साथ में विक्टिम कार्ड, ऐसा होता है कई केसेस में। बहुत सारे लीडर्स इसको सक्सेसफुली प्ले करते हैं, या पार्टियां सक्सेसफुली प्ले करती हैं कि आप हीरो कार्ड भी प्ले कर रहे हैं और साथ में विक्टिम कार्ड भी प्ले कर रहे हैं। इस केस में वो कार्ड ठीक से मुझे नहीं लगता कि प्ले आउट करेगा, क्योंकि हीरो कार्ड पहले प्ले आउट नहीं हुआ। दूसरी चीज है कि विक्टिम कार्ड पे मान लीजिए राहुल गांधी जब अरेस्ट होंगे, उसके बाद का क्या सिचुएशन होता है वो एक देखने की बात होगी, क्योंकि अभी सस्पेंशन, मतलब उनके जो वो है सेंटेंस, उसको अभी जो निचली कोर्ट ने समय दिया था उससे पूरा होने में अभी समय बाकी है। दूसरी चीज ये है कि उसके लिए आपको दिखना, मतलब ऐसा माहौल होना चाहिए, जैसे मान लीजिए कि इंदिरा गांधी का अरेस्ट
जनता पार्टी के समय में हुआ था। उसके बाद जनता पार्टी खुद ही विखंडन के दौर में थी और वहां पे इंदिरा गांधी ने विक्टिम कार्ड प्ले किया था। या तमिलनाडु में आपने देखा जयललिता के साथ कभी हुआ था, उसके बाद डीएमके के मुखिया करुणानिधि के साथ वो अरेस्ट वाला, जिसमें आपको लगता है कि इस तरह का एक सिचुएशन हो रहा है जहां जबरदस्ती वो किया जा रहा है। अगर कोई कोर्ट के इस तरह के सिचुएशन के माध्यम से होता है जिसके लिए आप स्वयं ही जिम्मेवार थे, वो ऑर्डिनेंस फाड़ने के लिए अपनी ही सरकार के ऑर्डिनेंस के खिलाफ। दूसरा है कि कांग्रेस का रैंक एंड फाइल, ये कांग्रेस के रैंक एंड फाइल को थोड़ा सा वो करता है, लेकिन वो भी इधर बहुत समय से घर से मतलब वो निकल करके उस तरह से आए नहीं। तो इसलिए ये थोड़ा हो सकता है कि हम स्टूडियो में डिबेट के लिए अच्छा है कि उनको विक्टिम कार्ड प्ले करने से कितनी सिंपैथी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। एज ऑफ नाउ एक चीज तो पक्की है कि कांग्रेस ने ये केस ठीक से हैंडल नहीं किया, उन लोगों ने इस चीज को बहुत लाइटली लिया। अगर जो कह रहे हैं कि ऐसा मतलब हमें लगता था कि होगा, तो ये जो पोस्ट थॉट है ये पब्लिक में भी ऑगर नहीं करता और विपक्षी एकता के लिए भी ये थोड़ा संदेश ठीक एकता की बात कर रहे हैं। और महाराष्ट्र में इस वक्त काफी हलचल है, आज भी वहां पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है चलते हैं सीधे वहां हम लौटेंगे चर्चा पर। प्रफुल्ल पटेल हैं वहां पर, आइए सुनते हैं वहां पर क्या क्या जा रहा है। त्याचे रूल्स आहे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी हे आमच्याकडे एक डॉक्युमेंट सगळ्यांच्यासाठी आहे, म्हणजे ते इलेक्शन कमिशन मध्ये फाईल केला गेलेला डॉक्युमेंट असतो। कुठलाही पक्ष रजिस्टर्ड झाल्यानंतर त्याच्या कॉन्स्टिट्यूशन आणि रूल्स हे आम्हाला तयार करावं लागते आणि या कॉन्स्टिट्यूशनच्याच आधारावर सगळी प्रक्रिया म्हणजे कोण टॉप पासून खालपर्यंत, म्हणजे पिरामिड स्ट्रक्चर ज्याला म्हणते, खाली फाउंडेशन आणि वर 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 करत आम्ही शिखरपर्यंत पोहोचतो। हा कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये फार स्पष्ट हे दिलेला गेला आहे की पक्षाची निवडणूक हे ब्लॉक पासून शिखरपर्यंत ते करणं आवश्यक आहे। अपॉइंटमेंट नाही चालत त्याच्यात। हे कॉन्स्टिट्यूशन आमचं आहे, बंधारण, ते तुम्हाला वेबसाईटवरही मिळू शकते। म्हणजे इलेक्शन कमिशन मध्ये सगळ्या पक्षाचे सगळे डॉक्युमेंट वेबसाईटवर असतात ईसीआयच्या। आणि यामध्ये जे मी म्हणतोय की नेमणुकीचा अधिकारच नाही आहे। मग खालच्या फाउंडेशन जर कोसळला की नाही तर सॉरी, तर वरचा सगळं स्ट्रक्चरच फॉल्टी आहे आणि कोसळू शकते आणि कोसळते। म्हणजे आता ब्लॉक पासून तालुका, जिल्हा, राज्य आणि राज्य, अनेक राज्यापासून वर। तर मी तुम्हाला फक्त एक माहितीसाठी सांगतो की आमच्या एक सप्टेंबर 2022 मध्ये नॅशनल कन्व्हेन्शन झाला। आता नॅशनल कन्व्हेन्शन केव्हा होते की जेव्हा प्रत्येक तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त मुंबई से, जहां पर महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री अजित पवार और साथ ही प्रफुल्ल पटेल संवाददाताओं से वहां बात कर रहे हैं। डेलिगेट इलेक्ट करतील आणि वर पाठवतील। आता ही टेक्निकल गोष्ट आहे, पण हे महत्वाची आहे। शेवटी कॉन्स्टिट्यूशन आणि जे आमचे रूल्स आहेत त्याप्रमाणे हे स्ट्रक्चर यामध्ये स्पष्टपणे दिलं आहे। आणि म्हणून काल जी बैठक झाली आणि त्याच्या अगोदर जे 2022 सप्टेंबर 2022चे अधिवेशन, आता 2022च्या अधिवेशन झालं तरी हे खुलं अधिवेशन होता। नेमके कोण डेलिगेट, महाराष्ट्राची अजूनही तुम्हाला सगळ्यांना इथे माहिती तुम्ही घेऊ शकतात, कारण मुंबईतच तुम्हाला ही माहिती मिळणार आहे। अजित पवार निवडणुकीची प्रफुल्ल पटेल सुरू आहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं और वो बता रहे हैं कि सवाल है जो लगातार इनका जवाब देने के लिए हम लोग आज यहाँ हमारे पास 40 से ज्यादा कुठल्याही राज्यामध्ये शपथ पत्र चुनाव आयोग को दिए गए हैं।
काही जिल्ह्यामध्ये काही सभासद नोंदणी हे वगैरे वगैरे आमच्याकडून पुस्तकं जातात, पुस्तकं पार्टी के घेत सुद्धा संगठनिक नाही. ढांचा आता आम्ही अनेक किस वर्ष तरह से काम करत उनके असताना साथ है. आम्हाला सगळ्यांना म्हणजे जितके या मंचकावर बसलेले इसके आहेत, बारे में सगळ्यांना उल्लेख कर रहे माहिती हैं. आहे. समीक्षा बैठका व्हायची पण अजून आमची प्रक्रिया कुठेही पोहोचलेली नाही. आणि बाकीचे तर आता मी राष्ट्रीय पातळीवर एवढा वर्ष संघटनेचाच मी पदाधिकारी असल्यामुळे पटेल कह रहे हैं कितने साल तक मैं राष्ट्रीय स्तर पर पदाधिकारी था. सप्टेंबर 2022 मध्ये सभी राज्यों की सितंबर 2022 में ते सगळे मी राज्यांचे प्रमुख निवडले आहे. निवडले की म्हणजे ऍडॉक म्हणजे तुम्ही अमुक या राज्याच्या, तुम्ही त्या राज्याच्या. राज्यों के प्रमुख की नियुक्ति मैंने की थी. अधिकृत जर आमच्या कॉन्स्टिट्यूशन प्रमाणे म्हटलं तर अजिबात नाही. म्हणजे दे आर ऑल अपॉइंटेड प्रेसिडेंट्स ऑफ स्टेट्स, दे आर ऑल अपॉइंटेड, देयर इज नो इलेक्शन. कारण इथेच इलेक्शन व्हायचं आहे. मी तर अनेक वर्षापासून सभी नियुक्त किए गए थे. इलेक्शन झालेलंच नाही आहे. आता ठीक आहे, वो अधिकृत तौर पर चुनकर नहीं आए थे क्योंकि पार्टी में चुनाव हुआ नहीं था. एक 2003 मध्ये आमच्याच एक इलेक्शन कमिशन पुढे प्रसंग आला होता, पीए संगमावरती शरद पवार. 2003 में भी ऐसा ही एक डाउनलोड करू शकतात ते ईसीआयच्या वेबसाईटवर. समय आया था जब संगमा विरुद्ध शरद पवार का मामला. तुम्हाला तिथूनही कळेल. इस वक्त हम ये सीधी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं मुंबई में, जहां पर अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल मौजूद हैं. संजय, जो बार बार आप पिछली चर्चा में आप कर रहे थे कि जो शत विक्षत हो गया है पूरा ऑपोजिशन, तो उसका एक कड़ी ये मान सकते हैं मुंबई में जो कुछ हुआ पिछले एक हफ्ते में. तो ऐसे में अब आगे क्या एनसीपी की राजनीति के लिए? देखिए, इसमें अब अहम ये हो गया है, जैसे जितना मैं समझ पाया वो बता रहे थे कि कल की शरद पवार की जो मीटिंग थी वो मीटिंग मतलब वैध नहीं थी. शरद पवार जी ने इनको पार्टी से बाहर निकाल दिया. अब इन्होंने शरद पवार जी को अभी तक कहते हैं कि वो हमारे नेता हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कह रहे हैं कि हमारे नेता नहीं है. एक थोड़ी सी एक सिचुएशन पैदा हो जाती है सुप्रीम कोर्ट को, जितना मुझे समझ में आता है कि ये काफ़ी लंबा चलेगा, क्योंकि स्पीकर के सामने भी पिटीशन दायर हो गया है. कुछ लोग कोर्ट भी जाएंगे, कुछ लोग मतलब उनके डिस्क्वालिफिकेशन को या अदरवाइज को, या पार्टी किसकी है, इलेक्शन कमीशन में वो फाइल हो गया. तो शिवसेना को जैसे उनका मिल गया हक, शिंदे फैक्शन को शिवसेना का हक मिल गया. अब इसमें एक सिचुएशन मेरे हिसाब से जो होता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो पिछला जो ऑर्डर था उसके मुताबिक मेरी समझ से वो ऑर्डर थोड़ा फ्लॉड है. क्योंकि उसमें जब आप कहते हैं कि पार्टी जो होगी वो बताएगी, जो बाहर पार्टी है वो बताएगी कि डिस्क्वालिफिकेशन मतलब जो लोग स्विच ओवर किए हैं उसकी वैधता वहां से है कि नहीं. जब भी कोई अलग जाता है तो लीडरशिप से किसी न किसी कारण से नाराज होकर के ही जाता है, और उसमें पूरा फिर पार्टी का संगठन, उसके सारे पदाधिकारी कौन अंदर हैं कौन बाहर हैं, उसका किसी के पास आधिकारिक तौर पे कोई प्रमाण जुटाना किसी के लिए बहुत मुश्किल है. सो प्रैक्टिकली मुझसे पूछेगा तो सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर के हिसाब से जो एंटी डिफेक्शन लॉ है 2/3 का, वो नलिफाई एक तरह से हो जाता है. जो मतलब फिर इस पे आगे बहुत चर्चा होगी, मेरे ख्याल में फिर से ये रिव्यू में जाएगा और बहुत लंबा प्रोसेस चलेगा. प्रैक्टिकल सिचुएशन ये है कि महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन जो है अभी से 1 साल बाद आपका नोटिफिकेशन वहाँ इलेक्शन का हो जाएगा. अगर पार्लियामेंट्री इलेक्शन के साथ नहीं भी हुआ तो, अगर इंडिपेंडेंट भी हुआ तो 1 साल में वहाँ पे नोटिफिकेशन हो जाएगा. उसके पहले रन अप टू पार्लियामेंट्री इलेक्शन आपका फरवरी अगला साल जैसे जाएगा, मार्च में तो नोटिफिकेशन हो जाएगा पार्लियामेंट्री इलेक्शन का. सो इफेक्टिवली आप जो पीरियड देखिए वो अभी से लेकर के फरवरी तक का 8 महीने का पीरियड देखिए, राइट, क्योंकि उसके बाद हर आदमी उसी मोड में है. तो इस महीने में इन चीज़ों में आपको लगता है कि इतना सीरियस इशू कोर्ट के माध्यम से पहले असेंबली, क्योंकि असेंबली स्पीकर के पास कोई समय की बाध्यता नहीं होगी, कि उसकी बाध्यता नहीं हो कब तक कितने देर में अपना फैसला देंगे. तो ये चीजें चलती रहेंगी. ये थोड़ा पोस्चरिंग का लीगल इश्यूज भी है, उसमें संवैधानिक इशू है, लीगल इश्यूज है, वो इशू चलती रहेंगी. लेकिन ये उससे ज्यादा इस समय जो होगा वो पब्लिक पोस्चरिंग के लिए होगा कि लोग ये समझें कि ये पार्टी किसके साथ है, तो उसका जनाधार जो है
और पार्टी का जो रैंक एंड फाइल है तब तक सपोर्ट हम बेस दोनों वो गुटों किसके का पास है? एक्शन और रिएक्शन देखते रहेंगे। कल शरद पवार यहाँ दिल्ली में थे, तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ मुंबई में इस वक्त हो रही है। शुक्रिया संजय, बहुत शुक्रिया सबको समझाने के लिए। और वक्त अब एक छोटे से ब्रेक का है। एनडीटीवी इंडिया में खबरें जारी रहेंगी। आज और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 राज्यों के दौरे पर हैं। इसी सिलसिले में आज वो पहले छत्तीसगढ़ और फिर गोरखपुर पहुंचे। गोरखपुर में सबसे पहले वो गीता प्रेस शताब्दी समारोह में शामिल हुए। इसके बाद प्रधानमंत्री गोरखपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने लखनऊ गोरखपुर वंदे भारत और जोधपुर अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। यहां से प्रधानमंत्री का वाराणसी जाने का कार्यक्रम है, जहां वो कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी कल तेलंगाना और राजस्थान का दौरा भी करेंगे। शुभ अवसर पर उसको और सार्थक कर जाती है कि जग को। और इससे पहले छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के चुनाव अभियान का शंखनाद किया। रायपुर में बीजेपी की विजय संकल्प महारैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर जमकर हमले किए। उन्होंने कहा, कांग्रेस की एक विचारधारा भ्रष्टाचार वादा कर भूल जाने में माहिर है कांग्रेस। छत्तीसगढ़ के विकास में बाधक बनी है कांग्रेस, और कांग्रेस गरीबों की सबसे बड़ी दुश्मन है। जिसने भ्रष्टाचार किया है वो बचेगा नहीं। इकोनॉमिक कॉरिडोर के 3 खंड, इसके बाद जिनके दामन पर दागदार है वे आज एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। जो एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसते थे, वे आज साथ आने के बहाने खोजने लगे हैं। उनको लगता है कि ऐसा करने से वे मोदी को डरा पाएंगे, मोदी को डिगा पाएंगे। देश के हर भ्रष्टाचारी को एक बात कान खोलकर सुन लेनी चाहिए। वो अगर भ्रष्टाचार की गारंटी है तो मोदी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी है। लगातार महंगे होते जा रहे टमाटर से लोग परेशान हैं। अब मैकडॉनल्ड्स ने भी ऐलान कर दिया है कि वो टमाटर को अपने मेन्यू से हटा रहा है। मैकडॉनल्ड्स के प्रवक्ता ने कहा है कि मौसम की वजह से खड़ी हुई ये दिक्कत से उनके मेन्यू से अब टमाटर शामिल नहीं होने वाला है। यानी अब आपको मैकडॉनल्ड्स के बर्गर्स में बिना टमाटर के ये बर्गर मिलने वाले हैं। दिल्ली से देखिए परिमल कुमार की ये खास रिपोर्ट। इस वक्त हम कनॉट प्लेस में हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैकडी है, और मैकडी में जो बर्गर मिलता है उस बर्गर से टोमेटो की स्लाइस जो है वो गायब है। करीब 5-6 दिन पहले ये नोटिस लगा है जितने भी मैकडी हैं वहाँ पर, और सीधे तौर पे उस नोटिस में दलील दी गई कि उनको क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है टोमेटो का। इसकी वजह से उन्होंने इसको हटा दिया है और बर्गर से हटा दिया। हमारे साथ कुछ फैमिली हैं जो बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अपना नाम बता दीजिए। रिदम जी, आप अभी बर्गर खाया आपने? हाँ जी, बर्गर खाया। तो बर्गर में टोमेटो की स्लाइस नहीं सर, टोमेटो नहीं था। पनीर रैप में भी नहीं था और उसमें बर्गर में भी नहीं था। तो आपको लग रहा है कि जैसे महंगाई बाहर है, हाँ जी, बाजार से आप टोमेटो खरीदती होंगी, खरीदते तो यहाँ भी टोमेटो की स्लाइस गायब है। गायब है। महंगाई में भी इनको भी महंगाई लग रही होगी ना, इसलिए शायद उन्होंने सोचा कि ये रेसिपी सेम रखो, इंग्रेडिएंट हटा देते हैं मे बी। ठीक है, बहुत अच्छा। आप बात करेंगे सर, आपने भी खाया होगा। आप देखिए, महंगाई तो है एक्चुअली, ऊपर से इन्होंने रेट सेम है, लेकिन टमाटो सब चीजें इंक्लूड करके आप रेट फिक्स करते हैं चीज के, तो आपके रेट कम नहीं हुए लेकिन टमाटर हटा दिया गया है। चेंज ऑफ टेस्ट ही है ये हमारे लिए तो। और नोटिस भी लगा है यहाँ पे अंदर में, दरअसल नोटिस लगा हुआ है और ये मैकडी है, और सिर्फ एक ही मैकडी की हालत नहीं है ये दरअसल इन्होंने अपने नोटिस में ये दलील दी है
कि क्योंकि इनको क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है टोमेटो का, इसकी वजह से उन्होंने हटाया है। लेकिन दूसरे पहलू पे भी मैं गौर करें तो टमाटर की कीमत इस बीच में काफ़ी महंगी है। हालांकि उस वजह का जिक्र यहाँ पे नहीं किया गया और लोग ये भी बता रहे हैं कि जो कीमत है वो कीमत वही है जो पहले चुकानी पड़ रही थी, यानी कीमत में कोई रियायत नहीं, लेकिन आपके बर्गर से टमाटर गायब जरूर है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। हिमाचल प्रदेश के सोलन से लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो सामने आया है। परवाणू शिमला 4 लेन पर यह लैंडस्लाइड हुआ। बीच सड़क पर भारी मात्रा में बड़े बड़े पत्थर गिर गए। उस वक्त सड़क से गाड़ियां भी गुजर रही थीं जो बाल बाल बच गई। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से 2 सफेद गाड़ियां इन पत्थरों से बच गई। तो 5 की बात में आज इतना ही, लेकिन एनडीटीवी इंडिया में खबरें जारी रहेंगी।